गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वान हाफ फैक्टर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वान हाफ फैक्टर क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, आई रिपीट, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालने पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। रीजन कि वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा। भाई आदत है उसकी डिसोसिएशन या एसोसिएशन की, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल जाएंगे और इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों लेक्चर्स, मैंने 2 लेक्चर किए हैं अभी तक वान हाफ फैक्टर पर, आपको वो दोनों लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं आए हो तो आप मेरे को एक बार बता दें, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले आपको अपनी जो प्रीवियस क्लास है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि वान हाफ फैक्टर के जो दोनों लेक्चर हमने किए हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वान हाफ फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले रिपीट कर दूं वान हाफ फैक्टर के 1 मिनट में। देखो जरा, हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, याद होगा आप लोगों को, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन will be divided by number of moles of solute before dissociation or association। ठीक है, अरे ये तो बताते हैं ना वान हाफ फैक्टर कि कितने गुना पार्टिकल इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, सारी बातें की थी हमने। डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज हो जाएंगे, एसोसिएशन होगा तो डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। मस्त 2 लेक्चर बनाए मैंने, आप उनको देखें, एक भी चीज नहीं छोड़ी है उनमें, बहुत डेप्थ में क्लियर किया है ना। तो ये चीजें आपको पहले से आती होंगी अगर आपने वो दोनों लेक्चर देखे होंगे तो। अच्छा, सेकंड, I इज इक्वल्स टू, हमने इसी को मॉडिफाई करके पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में सच्चाई क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने कहा कि यहां से ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या फॉर्मूला निकला था यहां से, सर निकला था कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वान हाफ फैक्टर से, तो हमारे पास अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो कौन सी होंगी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है, फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मूलेज नहीं पता तो प्लीज एक बार जाके दोबारा से वीडियो देख लें, है ना, और नहीं देखिए तो फर्स्ट टाइम देख लें, आपको फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगी। क्लियर होता है इतना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स वान हाफ फैक्टर से रिलेटेड। कॉपी और पेन निकाल लें, है ना, और पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं, पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यूज ऑफ वान हाफ फैक्टर्स फॉर KCl, NaCl, Na2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और C6H12O6। The values of वान हाफ फैक्टर for KCl, NaCl, Na2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस C6H12O6 will be, क्या वैल्यूज होंगी निकालिए इनके लिए। करवा चुका हूं मैं आपको, तो करते हैं एक को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम KCl की, कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में। इनिशियली इसका 1 मोल, इसके 0, इसके 0। अब आपको अल्फा नहीं दिया हुआ है, मैंने अल्फा और आई के बीच में भी रिलेशन बताया था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, याद होगा। अब नहीं दिया है तो कितना मानना है, 100%। ठीक है, तो हमने कहा 1 में से इसका 1 मोल चला गया, कितने बचे, 0। अब इसका 1 मोल स्टोइकियोमेट्री से पता लग रहा है, इसका 1 बनाएगा, इसका 1 बनाएगा। सर व्हाट इज I? I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बाद में कितने, अरे ये आफ्टर की कहानी है ना, और ये बिफोर की कहानी है, तो बाद में कितने 2, पहले कितने 1, आई कितना 2, ठीक है। तो इसके लिए आई कितना हो जाएगा 2। NaCl किस में टूटेगा, सिमिलरली Na+Cl- में, तो इसके भी बाद में कितने मोल 2, पहले कितने 1, तो इसके लिए भी क्वांटा फैक्टर कितना 2। अब Na2SO4 को देख लो, Na2SO4 कैसे टूटता है, बस यही पता होना चाहिए मुझे कि इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन कैसे होता है ना। इतना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना आपसे पेपर वाला एग्जामिनर आपका कि भाई इसको Na2SO4 का डिसोसिएशन आता होगा, है ना। 12th क्लास में पहुंच गया बच्चा, देखो कैसे टूटता है Na2SO4, इतना तो एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे टूटेगा, Na+SO4 2-, हाँ या ना, ऐसे तो टूटेगा, 2 Na+ आयन देगा, एक SO4 2- आयन देगा। अब इनिशियली इसका 1, इसका 0, इसका 0, है ना। आफ्टर डिसोसिएशन इसके 0 मोल बचेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 1 बनेंगे। व्हाट इज आई, आई इज इक्वल्स टू आफ्टर अपॉन में बिफोर 3/1 इज इक्वल्स टू 3। बोलो क्लियर है बात मेरी। तो Na2SO4 के लिए आई कितना हो जाएगा 3, है ना। अब Al2SO4 का होल साइज इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं Al2SO4 का होल साइज। ये कैसे टूटेगा सर, Al3+ के 2 आयन बनेंगे, ठीक है, और SO4 2- के 3 आयन बनेंगे। क्वांटा फैक्टर समझ में आ गया होगा, 5 होगा। क्लियर है बात मेरी। बात करूं मैं ग्लूकोज की, तो सुनो, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो ये डिसोशिएट होगा ना ये एसोसिएट होगा, जानते हो ना बात, ना इसका डिसोसिएशन होगा ना इसका एसोसिएशन होगा। इसके लिए मैं लिख दूं यहाँ पे C6H12O6, मैंने इसको डाला सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में भी ये किस फॉर्म में रहेगा C6H12O6 में, पहले भी 1 मोल और बाद में भी 1 मोल। क्लियर होती है बात मेरी। तो इसके लिए क्वांटा फैक्टर कितना होगा, आई 1/1 इज इक्वल्स टू 1। निकाल सकते हो इसके लिए क्वांटा फैक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फायदा नहीं है ना, कोई 1 ही आएगा। बाद में भी इसका 1 मोल रहना है, ना इसका डिसोसिएशन होना है ना इसका एसोसिएशन होना है। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही गिरे हुए लेवल का सवाल था, फिर भी मैंने आपको करा दिया, है ना। तो चलिए ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा, पॉसिबिलिटी है, बोर्ड्स में पॉसिबिलिटी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल, तो वहां ऐसे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं कि कुछ कंपाउंड दे देगा, कह देगा इनके लिए क्वांटा फैक्टर क्या होगा, रेस्पेक्टिवली इनका क्वांटा फैक्टर क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर तो बहुत आसान क्वेश्चंस है ना, आप सेकंड्स में कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग compounds in the increasing order of osmotic pressure, in the increasing order of osmotic pressure। कह रहा है कि आपको कुछ कंपाउंड गिवन है ना, इनको इनके ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई है, और कंपाउंड कौन कौन से हैं। ए है आपके पास 1M NaCl, बी है आपके पास 1M Na2SO4, ठीक है, सी है आपके पास 1M AlCl3, और डी है आपके पास 1M सुक्रोज, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, है ना, खुद से कोशिश करनी है पहले, है ना, और कर ली है कोशिश तो मैं करा रहा हूं उसको, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना है क्वेश्चंस, है ना। खुद से कर लोगे एक बार में तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना, और कंसेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होंगे। चलिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिएगा। मैंने कहा पाई इज इक्वल्स टू MRT, अभी तक हमने पढ़ा था, और लास्ट 2 लेक्चर पढ़ने के बाद हम ये भी सीख गए कि इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से, ठीक है। अब चारों केसेस को पकड़ो, है ना। फर्स्ट में बात करूं NaCl के लिए, तो NaCl के लिए पाई को मैंने माना पाई1, ठीक है, इज इक्वल्स टू MRT इंटू आई। M कितना है इसका 1, R इंटू T, और I कितना है इसके लिए NaCl के लिए 2, है ना। अरे डिसोसिएशन बताया थोड़ी है कितना हुआ है, तो हम मान लेंगे कि 100% हुआ है। अगर NaCl का डिसोसिएशन 100% होता है तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी 2। क्लियर है बात नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने कहा इसके लिए पाई 1 कितना हो गया 2RT, बोलो क्लियर कितना,
अच्छा बी देखो जरा, ये तो ए था, बी को पकड़ो, बी को पकड़ो। बी ने कहा कि मेरे लिए पाई मान लो पाई 2 और एम आर टी इंटू आई। इसके लिए ये हो जाएगा फॉर्मूला, एम इसका भी कितना 1 आर टी और आई कितना, बोलिए Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 माइनस, इसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो इसके लिए आई कितना हो जाएगा 3, तो मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट 3RT। बोलो क्लियर। सी देख लो, सी क्या है AlCl3, तो इसके लिए आप समझ गए होंगे पाई 3 कितना होगा, ये टूटेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो आई कितना 4RT, और डी की बात करूं ग्लूकोज की, पाई 4 इज इक्वल्स टू RT MRT है ना, m की वैल्यू 1 है उसके लिए, और इसके लिए i की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका आ गया, देखो आपको पता है अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो डेफिनेटली सेम टेम्परेचर है, r की वैल्यू सेम होती है, m भी सेम दे दिया, तो मामला केवल किस पर डिपेंड करेगा, i पर। जिसका i जितना ज्यादा होगा उसके वांटा फैक्टर भी उतना ज्यादा होगा, है ना। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, फिर भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आपको बोर्ड्स में आ जाए तो किस तरह करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, क्या कहा सुनो भाई, m सेम है चारों के लिए, 1m 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 1m, r तो सेम होता ही है और टेम्परेचर भी सेम है, तो अब मामला केवल किस पर डिपेंड करेगा, i पर। ऑर्डर पूछा है आपसे, मामला केवल किस पर डिपेंड करेगा, i पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा होगा i, उसका उतना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात मेरी, तो i सबसे ज्यादा किसका था, AlCl3 का 4, ठीक है, तो मैं कहूंगा C का सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद आ गया आपका B, और उसके बाद आ गया आपका A, और लास्ट में कौन आ गया आपका D, CBAND। क्लियर है बात मेरी। ऐसा कब करना है, जब कंसंट्रेशन सबकी सेम हो। कंसंट्रेशन भी कौन सी, मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मोलैरिटी लेते हो ना आप काम में, क्लियर होता है इतना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको 4 कंपाउंड गिवन है ना। आपसे कहा है कि आपके पास सॉल्यूशन है 1% NaCl, 1% AlCl3, 1% Na2SO4 और 1% सुक्रोज, ठीक है। चारों का 1% गिवन है आपको, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब भी आपको वही करना है कि इन कंपाउंड को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाएं सर, भाई पाई इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा सर, पाई इज इक्वल्स टू पढ़ा MRT इंटू आई, सही है। अब आई तो सर हमें पता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1। अगर मैं केवल आई को देखूं तो वही आ जाएगा जो पहले आया था, ठीक है। बट यहां एक चीज और डिफर कर दी है, क्या, मोलैरिटी। कैसे डिफर कर दी है, अरे इनकी कंसंट्रेशन देखो, आपको दी हुई है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, कंसंट्रेशन परसेंटेज में गिवन है आपको, मोलैरिटी तो गिवन नहीं है, ठीक है। यानी कि इसकी मोलैरिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, करके बताते हैं। रुको रुको रुको, मैं ए के लिए निकाल रहा हूं पाई, अब है ना, पाई निकाल रहा हूं ए के लिए। हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 1000, कब, जब ये ml में हो, है ना। 1% NaCl का मतलब 1 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। तो यानी कि मुझे इसका ग्राम में कितना मास गिवन है 1, ठीक है, तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा 58.5। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, बोलो इतना क्लियर होता है। ये इसकी मोलरिटी है, किसकी, NaCl की। भाई ये मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है 1 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 ग्राम। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंस ये ml में है तो मल्टीप्लाई किया 1000 से, R अभी भी सेम, T अभी भी सेम, और I कितना 2। बोलो क्लियर है बात मेरी, ठीक है। यानी कि आप I 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी और इस पर, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। सेकंड केस लेते हैं, हम ले लेते हैं Na2SO4 का। सुनो ध्यान से, मैंने कहा 1% Na2SO4, इसके लिए पाई को कितना माना, पाई 2, इसको पाई 1 मान लेते हैं, पाई 2 माना, विल बी इक्वल्स टू क्या, 1% Na2SO4 है।
अब इसके लिए m क्या होगा सर? m होगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है Na2SO4 का? कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का होगा 23 तो 46, सल्फर 32 और ये 64। 6 12 2 1 6 और 5 11 3 14 142। एक बार चेक कर लेना। 142 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू r इनटू t इनटू i कितना? 3। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। यहां देखो मोलरिटी इसकी कुछ और आई, इसकी कुछ और आई, आनी भी है, मोलर मास अलग अलग है। क्लियर है? इसकी कुछ और आएगी, करके देख लेते हैं इसका भी। देखो जरा c के लिए π3 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय इसका मोलर मास कितना होगा AlCl3 का? कैलकुलेट कर लो। 27 और 35.5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 1 15 16 6 9 10 106.5 कितना हो गया? 106.5। ये आया 5.13 और 133.5 सही है क्या? 7 से 13 3 1 ठीक है। 133.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू r इंटू t इंटू i। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ग्लूकोज के लिए निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का क्या होगा देखो जरा। π4 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 180 अपॉन में 100 इंटू 1000 इंटू r इंटू t इंटू i। कुछ बात समझ में आ रही है ना? यहां मामला दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, i पर तो कर ही रहा है। i इसका कितना होगा? इसका होगा 3 और इसका कितना होगा 1 है ना? इसका 4 होगा एक्चुअली, AlCl3 है 4 होगा है ना? तो मामला i पर तो डिपेंड कर ही रहा है, अब मोलरिटी पर भी कर रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि अब किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो है ना, या मोलरिटी गिवन हो है ना, भाई मोलरिटी दे दे और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करवा दे। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, तो तब तो मोलरिटी ही काम आएगी, मोलरिटी ही काम आएगी, ऐसा बोला मैं। ठीक है। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मोलरिटी दे दे तो आपको मोलरिटी से किस पे पहुंचना है? मोलरिटी पे। क्लियर हो गई बात मेरी? मोलरिटी से किस पे पहुंचना है? मोलरिटी पे। ठीक है। याद रखना सेम टेम्परेचर होने के बाद भी दो बातों पर मामला डिपेंड करता है। मोलरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में बात कर रहा हूं, मोलरिटी और वांटा फैक्टर। तो आप वांटा फैक्टर का तो ध्यान रखेंगे, साथ में आप कंसंट्रेशन टर्म का भी ध्यान रखेंगे कि आपको कौन सी गिवन है। क्लियर है बात मेरी? अब इसको कैलकुलेट कर लेना, निकाल लेना ऑर्डर है ना, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, अब इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखेंगे अपनी कॉपीज में जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन expected for 0.0711 m aqueous solution of Na2SO4 अब जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट को देख लो ना बेटा, समझ जाना कि कोई लोचा है। ठीक है। Na2SO4 को देख लिया, अब हमें पता लग गया यहाँ वांटा फैक्टर का कुछ ना कुछ रोल होगा है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यूरिया है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, ऐसे कोई कंपाउंड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रोलाइट हो तो ही वांटा फैक्टर काम में लेना, तो वहां भी ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांटा फैक्टर कितना होता है? 1। ठीक है। पर इसकी है ना तभी लेते हैं ज्यादातर जब हमारे पास क्या हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है। तो मैंने कहा कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.0711 m aqueous solution of Na2SO4। आगे क्या कह रहा है? इफ दिस सॉल्यूशन, अब सुनना ध्यान से, इफ दिस सॉल्यूशन actually freezes at -0.320 degree centigrade, what would be the value
what would be the value of want half फैक्टर I। ठीक है, और आपको कहा है KF कितना है सर, KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। बोलो क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब एक बार जल्दी से खुद से ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो और फिर हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। किया खुद से ट्राई, तो चलिए मैं करवा रहा हूँ अभी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.0711 m aqueous solution of Na2SO4। पूछ क्या रहा है, मतलब क्या है इसका, देखो क्या कह रहा है, आपके पास इस मोलैलिटी का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कौन है, Na2SO4। अब आपको इसका एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ वांट हाफ फैक्टर, मतलब जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये आना चाहिए, है ना, कि मैंने इसका 1 मोल डाला, मैंने Na2SO4 का 1 मोल डाल दिया, अब मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूं कि यार इसका 1 मोल डाला है तो इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये होना चाहिए विदाउट वांट हाफ फैक्टर। एक्सपेक्टेशन तो विदाउट वांट हाफ फैक्टर ही बात करेंगे, ठीक है। यानी कि सुनो, समझाता हूं, सुनो क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है ये, कि आपके पास मोलैलिटी गिवन है सॉल्यूशन की 0.0711 m, ठीक है। कह रहा है सॉल्यूट कौन है, Na2SO4। हाँ मैं जानता हूं ये एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, पर अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हमने वांट हाफ फैक्टर कुछ जैसा कुछ पढ़ा है ना। तो वांट हाफ फैक्टर अगर हमने नहीं पढ़ा था तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या पढ़ रहे थे, KF into n। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल पढ़ रहे थे। और यही आपका एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे यही आपका एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, जिसको आप कैलकुलेटेड भी कह रहे थे। क्लियर होगी बात मेरी? जब तक मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, तब तक मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि डेल्टा TF कितना आएगा, KF into n, यानी कि वो आपको एक्सपेक्टेड भी लिख के दे सकता है ना। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो कह रहा है भाई, भूलने को मैं कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आपको कौन सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, एक्सपेक्टेड मतलब जो सोच रहे थे आप पहले, सच्चाई नहीं, जो सोच रहे थे। क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना भाई। आपकी उम्मीदें आपकी सच्चाइयों से अलग हो सकती हैं, क्लियर हो रही है बात मेरी। तो आपको उम्मीद क्या थी ये पूछ रहा है ना, तो निकाल लेते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, कितना गिवन है आपको, वाटर के लिए कितना होता है 1.86 into m कितना है 0. डायरेक्ट दिया हुआ है 0.0711। बोलो क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.132 और डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, एक्चुअली 0.132 केल्विन, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड डेल्टा TF। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, एक्सपेक्टेड डेल्टा TF कितना 0.132 केल्विन, ठीक है ना, विदाउट हेल्प ऑफ वांट हाफ फैक्टर। अच्छा आगे सुनो, इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस, अब देखो ये एक्सपेक्टेड था, पर ये एक्चुअली कितने टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा, 0.320 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये क्या है इसका TF। अरे हाँ या ना, अरे इसका TF है कि नहीं है, कह रहा है सुनो, एक एक चीज को पकड़ोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़नी है। क्या कह रहा है, सुनो, इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस एट -0.320 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या इसका, सुनो कि मेरे पास ये सॉल्वेंट था, मैंने इसमें मिलाया Na2SO4, ठीक है। अब सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो हमें सबको पता है कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब आपने Na2SO4 मिला दिया तो अब कितने टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन फ्रीज हुआ, -0.320 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि TF। ये क्या है भाई, TF नोट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या दिया हुआ है इसने, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, डेल्टा TF नहीं TF, है ना। क्या कह रहा है, इफ दिस सॉल्यूशन
एक्चुअली फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर। तो TF कितना हो गया -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है वाटर के लिए TF नोट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्चुअली में जो डेल्टा TF है ये एक्चुअल वैल्यू आने वाली है, क्योंकि एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया ना आपको। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू मैं यहां लिख देता हूं, ये है एक्सपेक्टेड है ना, और ये कौन सी वैल्यू है एक्चुअल, या लिख दूं ऑब्जर्व। क्लियर हो गई बात मेरी। डेल्टा TF ऑब्जर्व कितना हो जाएगा आपका TF नोट माइनस TF विच इज इक्वल्स टू 0.30320 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। डिफरेंस निकाल रहे हो आप तो, है ना। अरे डिफरेंस हमेशा केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, बताया था मैंने आपको। तो चाहे पहले आप इन दोनों को केल्विन में बदल के माइनस कर लो, चाहे डायरेक्ट माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डेल्टा T ऑब्जर्व कितना है इसका 0.320 केल्विन, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर, है ना। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता लग गया कि इसका डेल्टा TF ऑब्जर्व कितना है, ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल कितना है 0.320 केल्विन। तो व्हाट वुड बी द I फॉर दिस। अब I निकालना है आपको, मुद्दा किसका था सारा I का। अब I क्या होता है, I होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं क्या लिख दूं ऐसा, ऑब्जर्व डेल्टा TF, जैसे लिख दूं डेल्टा TF ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कैलकुलेटेड। बोलो हाँ या ना। ऑब्जर्व कितना है, एक्चुअली में कितना है, इतना 0.320 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कितना था 0.132। तो I कितना हो जाएगा 0.320 डिवाइडेड बाय 0.132। अब आपको अपना आंसर चेक करना है ना, तो मैं छोटी सी बात बताऊं क्या, कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि Na2SO4 डिसोसिएट होगा, सब जानते हैं। तो I की वैल्यू मोर देन 1 ही आएगी। क्लियर है बात मेरी। एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है 3 से कम भी होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है क्वांटा फैक्टर की, इसके लिए क्वांटा फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3। सही है, जब इसका 100% डिसोसिएशन हो जाए। क्लियर है बात मेरी। तो ये आपका आंसर जो होगा 1 से 3 के बीच में वेरी करेगा। कैलकुलेट करके देखना 2.45 के आसपास आएगा, है ना। तो 1 से 3 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर होती है बात मेरी, तो आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन केवल किस पर डिपेंड था, लैंग्वेज पर, कि क्वेश्चन में लिख के क्या दिया हुआ है उसको समझना था बस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। हल्को आसान है, अगर समझ में आया तो बहुत आसान है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। क्वेश्चन नंबर 4 और ये कैलकुलेट द mass of NaCl to be dissolved in 37.2 gram of water to lower the freezing point by 2 degree centigrade, assuming that NaCl undergoes complete dissociation. Assuming that NaCl undergoes complete डिसोसिएशन, मतलब इसका I कितना मानना है आपको 100%, आई एम सॉरी अल्फा कितना मानना है इसका 100%, और आपको KF की वैल्यू गिवन है कितनी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जल्दी से ट्राई करें अपनी कॉपीज में फटाफट। क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर to lower the freezing point by 2 degree centigrade, assuming that NaCl undergoes
कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कीजिएगा इस सवाल को, हिंट डाल लेता हूं मैं इसमें। किया खुद से ट्राई, मैं करूं, जल्दी करो अगर नहीं किया है तो जल्दी। चलिए मैं कर रहा हूं इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व। सॉल्यूशन देखेंगे। To be dissolved in 37.2 gram of water to lower the freezing point by 2 degree centigrade, assuming that NaCl undergoes complete dissociation। क्या कह रहा है? सुन, आपके पास है वाटर, ठीक है, पानी है भाई, पानी है ना। अब आपके पास ये जो पानी है इसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है? 37.2 ग्राम, ठीक है, इतना वाटर लिया है आपने। अब ये कह रहा है कि इसमें जब मैं NaCl डालूंगा तो इतना तो पता है NaCl क्या होता है, एक सॉलिड सॉल्यूट होता है। अब जब भी आप एक सॉलिड या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हमने कहा था इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो NaCl डालूंगा तो इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ये कह रहा है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिक्रीज करना चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो ये बात मेरी? मतलब पहले जितना था उससे 2 डिग्री कम हो जानी चाहिए, यानी कि ये क्या गिवन है आपको? डेल्टा TF कितना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से 2 केल्विन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होता है। अब ऐसा मत कराना कि डेल्टा TF 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 275 केल्विन, गलत हो जाएगा। क्लियर हो ये बात मेरी? ठीक है, अरे 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 2 केल्विन, मतलब जब टेम्परेचर का डिफरेंस है तब की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब ये मत कह देना आप जाके किसी से कि हमारे सर बता रहे थे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 केल्विन के इक्वल होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस इक्वल होता है। क्लियर है बात मेरी? आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड को किसके इक्वल मान सकते हैं? 2 केल्विन के, जब डिफरेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा TF कितना है आपका? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, निकालना है मास ऑफ NaCl। बहुत आसान सवाल है, हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I। लिख देना चाहिए। I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने पढ़ा है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना मास होगा सॉल्वेंट का? मास ऑफ सॉल्वेंट M कितना होगा इसके लिए? दिया हुआ है 37.2। कितना गिवन है आपको? 37.2, ठीक है। अगर ग्राम में है तो डिवाइड करोगे किससे? 1000 से। बोलो क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जाके 1000 से, कर देते हैं सीधा, इनटू 1000। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अब आपको क्या चाहिए? I कैसे निकालोगे? I निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ NaCl। NaCl डिसोशिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। इनिशियली इसका 1 मोल, इसके 0, इसके 0। आफ्टर डिसोसिएशन इसका 1 में से 1 मोल चला जाएगा, कितने बचेंगे? 0। इसका बनेगा 1, इसका बनेगा 1। ऐसा क्यों सर? उसने कहा assuming that NaCl undergoes complete dissociation। अरे मान लो NaCl का डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा I क्या? 2/1। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल? बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल? तो कितने मोल आ गए? 2। हमने कहा डेल्टा TF will be equals to KF कितना? 1.86 into M अपॉन में 37.2 into 1000। I कितना है इसका? 2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? और डेल्टा TF कितना हो गया इसका? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से 2 केल्विन, ठीक है। यहां से आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? बोलो 2 into 37.2 डिवाइडेड बाय 1.86 into 1000 into 2। बोलो क्लियर है बात मेरी? ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। अब आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहां से x कैलकुलेट कर लेना, यही तो कैलकुलेट करना है कितना NaCl डालें, है ना, कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए उसका। तो x इज इक्वल्स टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसका मोलर मास कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने यहाँ पे? 2 into 37.2 डिवाइडेड बाय 1.86 into 1000 into 2। और इसके लिए मैंने भी कहा कि m कितना हो जाएगा? ये तो x की वैल्यू है, m ऊपर चला जाएगा। m कितना? नीचे डिवाइड कर देते हैं। m कितना हो जाएगा इसके लिए? 58.5। m मोलर मास है ना, 58.5।
क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। 1.17 ग्राम शायद इसका आंसर आएगा ना, देख लेंगे एक बार। क्लियर है इतना, तो कर लेंगे इस तरह के सवाल भी, है ना। बहुत आसान सवाल था। अब एक लास्ट क्वेश्चन, है ना, आज की क्लास के लिए बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा वरना, है ना। मुझे और भी क्वेश्चंस कराने थे, है ना, वो देखेंगे बाद में फिर, है ना। साथ में एक छोटा सा टॉपिक और बचा था, चलिए देखेंगे उसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि 0.561, क्वेश्चन क्या है, 0.561 m solution of an unknown electrolyte depresses the freezing point of water by 2.93 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, लिख देते हैं व्हाट इज आई फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट, और आपसे कह रहा है KF अगेन कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। KF कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कैसे निकालोगे बताओ, फॉर्मूला देखो पहले तो, सॉल्यूशन देखो इसका, आसान सवाल है। एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसकी आपको क्या गिवन है, मोलरिटी, ठीक है। आपको कहा है कि एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट डाला, पता नहीं कौन सा है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया कितना 2.93 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज आई फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट और KF गिवन है। बहुत ही हलवा सवाल है, पिक्चर लेवल का सवाल है। देखो क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई। KF कितना है 2.93, है ना, सॉरी डेल्टा TF कितना है 2.93, KF कितना है 1.86 और M कितना गिवन है 0.561 इंटू आई कितना है, इसके लिए कैलकुलेट करना है। क्लियर है, निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज गिवन है, आई पूछा है आपसे, है ना, हो जाएगा। बहुत ही खराब लेवल का क्वेश्चन था, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं कराना था, है ना। चलिए एक सवाल और देख लें, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कर लेंगे ना, कैलकुलेशन ही तो है, इसमें कुछ नहीं है, वैल्यूज रख के फॉर्मूले में सीधी कैलकुलेशन करके आई निकालना था, है ना। क्वेश्चन देखिए, 9.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The delta TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट I and alpha. Calculate I as well as alpha for fluoroacetic acid CH2FCOOH और अगेन आपको KF कितना गिवन है सर, KF गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कर लेंगे क्या इस सवाल को, एक चीज बढ़ाई है इसने, अल्फा और पूछ लिया इस बार आपसे, है ना। आई कैलकुलेट कर सकते हो क्या किसी तरह से, अरे किसी तरह से क्या सर, आराम से कर सकते हैं। देखो सर क्या पढ़ा हमने पढ़ा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई। यहां से निकल जाएगा आई, कैसे निकालोगे, डेल्टा TF कितना है 1, है ना। चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, केल्विन हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, दिमाग में बैठा लें अच्छे से। 1.86 इंटू मोलरिटी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास 19.5, इसका मोलर मास कितना होगा निकाल लो। 12 प्लस 2 प्लस फ्लोरीन 18 प्लस 12 प्लस 16 32 प्लस 1, कैलकुलेट करो इसको। करते हैं 14 18 12 32 1, 4 8 12 12 16 17 7 1 3 4 5 6 7
1 2 3 6 7 77 आएगा क्या? क्या मैं सही हूँ? देख लेना आप लोग, ठीक है 77 आएगा आई थिंक, है ना, और देख लेना आप लोग एक बार कैलकुलेट करके। 77 इसका मोलर मास आया, डिवाइडेड बाय वाटर का मास कितना है? अरे मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हो ना 500 ग्राम, तो ग्राम में है तो डिवाइड किया 1000 से, आपके पास ये भी आ गया इनटू आई, तो यहां से आप आई कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना? कर लेंगे सर इतना तो। अच्छा आई कैलकुलेट कर लिया तो अल्फा भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, आपको पता है CH2FCOOH कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब पानी में डालोगे तो डिसोशिएट होता है, बताया था मैंने आपको। कैसे डिसोशिएट होगा? H प्लस आयन देगा सर, सारी दुनिया जानती है CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस, डिसोशिएट होके क्या देगा ये? H प्लस आयन देगा। क्लियर होगी ये बात मेरी? ठीक है। अब मैंने कहा इसका इनिशियली 1 मोल, इसके 0, इसके 0, ठीक है। मैंने कहा बाद में डिसोसिएशन हुआ, कितने मोल डिसोशिएट हुए? अल्फा, ठीक है। इसके कितने बनेंगे? अल्फा, और इसके भी कितने बनेंगे? अल्फा, ऐसा इसकी स्टोइकियोमेट्री बता रही है, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने कहा I इज इक्वल्स टू क्या? यहां से बोलो बाद के मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय पहले के मोल, कितने थे? 1, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा। बोलो क्लियर है बात मेरी? अब I आप यहां से निकाल चुके, अल्फा निकाल लीजिएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? अरे आई आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है, वो वैल्यू यहां रख के अल्फा निकाल लेना। क्लियर होती है बात मेरी? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे क्वांटा फैक्टर पर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा इसका मैं, वो देखते हैं अभी, है ना। अदरवाइज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लें, इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, ठीक है। थैंक यू।